बॉयकॉट सईद बुक बैंक के नाम से एक ट्रेंड समाजी राब्ते की वेबसाइट्स पर बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रहा है। उसामा इकबाल ख्वाजा ने जैसे ही ये ट्रेंड पेश टैग लगाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया तो बड़ी तादाद में इंटरनेट सारिफीन ने ना सिर्फ इसे लाइक किया बल्कि इस हवाले से खुद अपने साथ पेश आने वाले ऐसे ही वाक़यात भी तहरीर किए। सईद बुक बैंक में दाखिले से कबल ये आपसे बैग वगैरह बाहर रखवा लेते हैं जैसे आप अंदर किताबें चोरी करने जा रहे हों, लेकिन वो बज़िद रहा कि नहीं, उसे 500 रुपए में ही वो बरतानिया से इंपोर्ट की गई किताब पेश की जाए वरना हंगामा होगा। और पहले हंगामा काफ़ी देर तक सईद बुक बैंक के अंदर हुआ और अब पूरे मुल्क में सोशल मीडिया पर हो रहा है। रहे नाम अल्लाह का। तो रऊफ भी अब तनकीद की जद पर हैं और कई सोशल मीडिया सारिफीन ने लिखा है कि किताब फरोशों की गैर इखलाकी कुमुक के लिए क्लासरा साहब मैदान में कूदे हैं तो उनसे यही तवक्को थी और अगमाज बरतने के अलावा उनको कुछ आता भी तो नहीं है। वीएलसी पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर बे के साथ खाकसार आपकी खिदमत में हाजिर है। आजकल बॉयकॉट सईद बुक बैंक के नाम से एक ट्रेंड समाजी राब्ते की वेबसाइट्स पर बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रहा है। लोग बढ़ चढ़ कर इस ट्रेंड को शेयर भी कर रहे हैं और इस हवाले से अपने अपने मुशाहिदात, तजर्बात, तबसरे और तज्जिए भी पेश कर रहे हैं। राइटर्स, पब्लिशर्स और बुक शॉप्स मालिकान भी बढ़ चढ़ कर इस ट्रेंड में अपनी अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। दरअसल ये ट्रेंड उसामा इकबाल ख्वाजा ने शुरू किया है, जो किताबों के मुताले का बहुत शौक़ रखते हैं, लेकिन किताबों की रोज़ अफजूं होश रुबा कीमतें अक्सर औकात उनके शौक़ की राह में रुकावट बन जाती हैं। हाल ही में जो वाक़या उनके साथ पेश आया वो उसको अपनी जंगल की आग की तरह फैलते हुए सोशल मीडिया ट्रेंड में कुछ इस तरह से बयान करते हैं कि गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद में किताबों की सबसे बड़ी दुकान सईद बुक बैंक पर जाना हुआ। एक दोस्त ने 3-4 किताबों का कहा हुआ था कि ख़रीद कर पार्सल कर दो। वहाँ जाकर किताबों की फ़रोख्त पर मुतय्यन एक लड़के को किताबों के नाम कहे तो उसने एक के सिवा तमाम किताबें दे दी। 3 किताबें उठाए, मैं कैश काउंटर पर आया तो उनका बिल 7,500 रुपये बना। ऊपर से जिस शॉपर में किताबें डालकर दी गईं उसके 20 रुपये भी ऊपर से वसूल किए गए। कैश काउंटर पर मौजूद साहब को मैंने डिस्काउंट का कहा तो वो बोले कि इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। खैर, मैं बाहर निकला तो सामने एक और किताबों की दुकान मौजूद थी। वहां जाकर उससे चौथी किताब का कहा तो उसने थोड़ी देर में निकाल कर दे दी और 2200 रुपये बिल बना। और जो किताबें सईद बुक बैंक से खरीदी थी मैंने उनका रेट भी मालूम किया तो उसने इन्हीं किताबों का बिल 5,700 रुपये बनाया, यानी पूरे 1,800 रुपये कम। किताबों की प्रिंटिंग की कंपनी भी एक ही थी और कागज़ भी वैसा ही। एक और पहलू जिसकी तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ वो ये कि सईद बुक बैंक में दाखिले से कबल ये आपसे बैग वगैरह बाहर रखवा लेते हैं जैसे आप अंदर किताबें चोरी करने जा रहे हों। मेरे बैग में उस वक्त लैपटॉप मौजूद था, मैंने वो बाहर रखवा दिया, टोकन लिया और वापस सईद बुक बैंक में दाखिल हुआ। कैश काउंटर पर पहुंचकर वहाँ मौजूद साहब से कहा कि आप ये किताबें वापस ले लें क्योंकि मुझे यही किताबें मुनासिब कीमत में आपकी दुकान के बिल्कुल सामने से मिल रही हैं। जिस पर वहाँ मौजूद साहिबान ने पहले तो कहा कि पैसे वसूल करके जो बिल दिया था उसके नीचे लिखा हुआ है कि कोई भी चीज़ वापस नहीं लेंगे। फिर कहने लगे कि हमारे सिस्टम में जिस चीज़ का बिल एक बार बन जाए वो वापस नहीं होती। हालांकि ये सफ़ेद झूठ है, अगर बिल गलत बन जाए तो क्या उसे भी ये तब्दील नहीं करते। और ऐसा मेरे ही साथ उन्होंने किया था। जब पहले उन्होंने कहा कि 5,020 रुपये बिल बना है, फिर जब मैं पैसे देने लगा तो कहा कि नहीं 7,520 है। खैर, जब मैंने दोबारा कहा कि वापस ले लें या डिस्काउंट दे दें तो दुरुस्त लहजे में जवाब दिया कि हम कोई भी किताब वापस नहीं लेते, आपको ज़बरदस्ती तो फ़रोख्त नहीं की थी। मैंने कहा भाई ये कहाँ का कानून है कि कीमत भी अपनी मर्जी के लेते हो और वसूल भी अपनी मर्जी के। एक चीज़ मुझे पसंद नहीं आई और उसी हालत में लौटा रहा हूँ तो आप वापस क्यों नहीं ले रहे। खैर, इस समाज पर इल्मी और मुआशी सरमायादारों का कब्जा है। फिलहाल यही हल सूझता है कि जैसे गैर मुल्की ब्रांड्स का बॉयकॉट की मुहिम चल रही है ऐसे ही इल्मी इजारादारी के इन मराकज़ का भी बॉयकॉट किया जाए। पाकिस्तानी सेठ का मसला ये भी है कि वो ग्राहक को मुनाफे पर माल बेचते हुए भी यूं बावर कराता है जैसे एहसान कर रहा हो। इसलिए आइंदा कम अज़ कम मैं तो इस जगह से किताबें खरीदने से रहा।
जब तक ये अपनी नो रिटर्न पॉलिसी तब्दील नहीं करते। उसामा इकबाल ख्वाजा ने जैसे ही ये ट्रेंड पेश टैग लगाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया तो बड़ी तादाद में इंटरनेट सारिफीन ने ना सिर्फ इसे लाइक किया बल्कि इस हवाले से खुद अपने साथ पेश आने वाले ऐसे ही वाकयात भी तहरीर किए। इस्लामाबाद ऑफिशियल कम्युनिटी एक पब्लिक ग्रुप है जिसके मेंबर्स की तादाद 1,16,000 से ज़ायद है। तो इस ग्रुप में उसामा इकबाल ख्वाजा का ये ट्रेंड किताबों के मुताले के एक और शौकीन आज़ान सईद के इस तबसरे के साथ शेयर किया गया कि सईद बुक बैंक पर उनके साथ ऐसा ही वाक़या 10 बरस पहले पेश आया था और उन्होंने इस वाक़े से ना सिर्फ इनफरादी तौर पर किताबों की इस दुकान का बॉयकॉट कर रखा है बल्कि दीगर मिलने जुलने वालों को भी वो इस दुकान पर ना जाने का मशवरा देते हैं। ऐसे में चंद लोगों ने सईद बुक बैंक और इस तरह की दूसरी दुकानों का दिफा करने की कोशिश भी की। जैसा कि सैयदा आरफा आपा कहती हैं कि अगर आप 1,500 रुपये की कॉफ़ी पीते हैं या बर्गर खाते हैं और 1,500 रुपये की किताब ख़रीदते हैं तो 1.5 दिन के बाद वो कॉफ़ी या वो बर्गर ऐसी हालत में ना होगा जिसे कि कोई भी तहजीब याफ्ता इंसान कबूल कर सके, देख सके, पसंद कर सके, लेकिन वो किताब सालों बाद भी आपको वैसा ही लुत्फ देती रहेगी। तो अगर हम एक चाय की प्याली या कॉफ़ी की प्याली या एक बर्गर पर इतने पैसे खर्च कर सकते हैं तो एक किताब पर क्यों नहीं। तो ऐसे मंतिक का जवाब देते हुए सिद्रा सहार इमरान ने इसी ट्रेंड को शेयर करते हुए पूछा है कि आया सईद बुक बैंक और जूतों की दुकान में कोई फ़र्क नहीं। सिद्रा ने लिखा कि सईद बुक बैंक के हवाले से जो अहबाब ये लिख रहे हैं कि चाय, कॉफ़ी, ब्रांड की दुकानें या जूते भी तो महंगे होते हैं तो उनको तो हम बखुशी कबूल कर लेते हैं, तो उनकी सोच पर ताज्जुब है। यानी किताबों और जूतों कपड़ों में कोई फ़र्क नहीं। महंगे होटल्स, चाय कॉफ़ी के ब्रांड्स अय्याशी हैं, ज़रूरत नहीं है। अपर मिडिल क्लास तबका ब्रांड के खप में मुब्तला है जबकि लोअर मिडिल क्लास को तो यकम से यकम तक की गिनती पूरी नहीं पड़ती। उधर मुल्क के मशहूर सहाफ़ियों ने भी इस बहस में अपना हिस्सा डाला है मगर पेशा वाराना बुनियादों पर दो तरफा मौक़िफ़ हासिल करने की जुस्तजू नहीं की बल्कि सिर्फ सईद बुक बैंक वालों का मौक़िफ़ पेश किया है। मारूफ सहाफ़ी रऊफ़ क्लासरा ने लिखा है कि मेरी आज सईद बुक बैंक के मालिक अहमद से गुफ्तगू हुई कि आखिर माजरा क्या है। अहमद सईद का मौक़िफ़ यह है कि एक ग्राहक एक किताब लेने आया जो 3,000 रुपये की थी। 5 घंटे बाद वापस आया और कहा सामने तो ये किताब 500 रुपए की मिल रही है। अहमद ने उससे ये किताब ली और देखने के बाद कहा कि ये किताब स्कैन्ड है और दोबारा रीप्रिंट करके बाइंड की गई है, यानी कि ये एक पायरेटेड बुक है जबकि हमारी किताब इंपोर्टेड और ओरिजिनल है। वो क्लाइंट कहने लगा लेकिन देख लें इसमें तो कॉमा और फुल स्टॉप तक सेम है, मैंने तो पढ़कर फेंक देनी है। अहमद ने उसे बताया जब वो फोटो कॉपी स्कैन होगी और लोग उसे किताब बनाएंगे तो साफ जाहिर है कि फुल स्टॉप कॉमा तक वही होगा। उसे कहा गया चलें आप किताब वापस कर दें, पैसे वापस ले लें। उसे समझाया गया ये किताब 500 रुपए की नहीं मिल सकती, ये महंगी किताब है। ये किताब कॉमनवेल्थ इंतजामात के तहत बरतानिया और दीगर मुल्कों से लाई जाती हैं। जो किताब बरतानिया में 20 पाउंड्स की है वो इस्लामाबाद में इसलिए 8-10 पाउंड्स पर बेचते हैं, वरना तो 30 पाउंड्स असल कीमत है और ये पहले से ही बहुत रियायत पर दस्तयाब हैं। फिर गैर मुल्की पब्लिशर्स की डिमांड होती है कि आपको बहुत रियायत पर दे रहे हैं तो हर साल में 300-400 कुतुब कम से कम बेची जाएं, वरना वो ऑर्डर्स नहीं लेते। लिहाजा हम तो कम से कम कीमत रखते हैं ताकि ज्यादा बिक जाएं, वरना गैर मुल्की पब्लिशर्स अगला ऑर्डर नहीं लेंगे। एक पब्लिशर इस किताब पर लाखों खर्च करता है, राइटर को रॉयल्टी देता है। हम बैरून मुल्क से डॉलर्स लगाकर इंपोर्ट करके लेके आते हैं। ट्रांसपोर्ट, गोदाम, दुकान, मुलाजमीन, बिजली बिल्स वगैरह सबका खर्चा होता है। ये जो इसे 500 रुपए में किताब मिली है वो तो पायरेटेड फोटोकॉपी है, किसी ने पकड़कर छाप दी है। वो नौजवान बजिद रहा कि ये आपको बताना चाहिए था कि ये किताब पायरेटेड वर्जन में किसी और दुकान पर 500 रुपए में भी मिल सकती है और ये भी बताना चाहिए कि खरीदी हुई किताब वापस नहीं होगी। उसे बताया कि हम हर किसी को कैसे बता सकते हैं कि कोई किताब पायरेटेड है, कहाँ से मिल रही है, बाहर स्कैन करके दस्तयाब है या नहीं दस्तयाब है। वो यहाँ से ख़रीदना चाहते हैं तो ख़रीद लें, मगर ना हमसे ख़रीद लें। उसे दोनों किताबें साथ रख के दिखाया गया कि देख लें दोनों किताबों में कितना फ़र्क है। फिर भी उस नौजवान को पेशकश की गई कि वो पैसे वापस ले ले, लेकिन वो बजिद रहा कि नहीं, उसे 500 रुपए में ही वो बरतानिया से इंपोर्ट की गई किताब पेश की जाए,
ورنہ ہنگامہ ہوگا. اور پہلے ہنگامہ کافی دیر تک سعید بک بینک کے اندر ہوا اور اب پورے ملک میں سوشل میڈیا پر ہو رہا ہے. رہے نام اللہ کا. تو رؤوف بھی اب تنقید کی زد پر ہیں اور کئی سوشل میڈیا صارفین نے لکھا ہے کہ کتاب فروشوں کی غیر اخلاقی کمک کے لیے کلاسرا صاحب میدان میں کودے ہیں تو ان سے یہی توقع تھی اور اغماض برتنے کے علاوہ ان کو کچھ آتا بھی تو نہیں ہے. رؤوف کلاسرا اکیلے ہی نہیں بلکہ رائٹر کا تعارف رکھنے والے حسنین جمال بھی سعید بک بینک کے دفاع میں کچھ لکھ بیٹھے اور انہوں نے کتابوں کی اس دکان کی کچھ تعریف کی اور یہ بھی بتایا کہ میں یہ اس لیے نہیں کر رہا کہ وہاں پر میری کتابیں بیچی جاتی ہیں. لیکن سوشل میڈیا صارفین ان سمیت ہر اس شخص کے لتے لینے سے گریز نہیں کر رہے جو سعید بک بینک کا تھوڑا سا بھی دفاع کرے. تو چلیے سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ سعید بک بینک آخر ہے کیا. سعید بک بینک دراصل کتابوں کی ایک کافی بڑی دکان ہے جو اسلام آباد کے سیکٹر F7 مرکز کی مشہور زمانہ جناح سپر مارکیٹ میں پچھلے چند اشروں سے قائم ہے. سعید بک بینک کی ویب سائٹ کے مطابق ان کا ایکسپورٹ رجسٹریشن نمبر 002736 ہے اور ان کے پاس پاکستان میں کتب اور رسائل کا سب سے بڑا ذخیرہ موجود ہے. سن 2013 میں فیس بک پر بنائے گئے سعید بک بینک کے صفحے کے اس وقت تک کم و بیش 1,32,000 فالوورز ہیں. سعید بک بینک .com کے مطابق یہ ادارہ سعید جان قریشی نے سن 1955 میں بنایا تھا اور اس کے مقاصد میں تقسیم کی شکار اس دنیا کے لوگوں کو کتابوں کے پل کے ذریعے جوڑنا اور علم کے ذرائع تک لوگوں کی رسائی کو مناسب اخراجات کے ذریعے ممکن بنانا شامل ہیں. سعید بک بینک بذات خود ایک یونیورسٹی ہونے کی دعوے دار دکان ہے جو ہفتے کے 7 دن صبح 10 بجے سے رات 11 بجے تک کھلی رہتی ہے. سعید بک بینک کے مطابق وہ نہ صرف پبلشر، بک سیلرز اور اسٹیشنرز ہیں بلکہ اسٹاکسٹ آف فارن بکس، ریٹیل اور ہول سیل ڈیلر برائے ٹیکسٹ بکس، ٹیکنیکل، سائنٹیفک، میڈیکل، ایکیڈیمک اور ریفرنس اینڈ جرنل بکس کے امپورٹرز اور CDs، میگزینز اور متعدد جرنلز کے ڈسٹریبیوٹرز بھی ہیں. سعید بک بینک کی ویب سائٹ پر بتایا گیا ہے کہ وہ فلسفہ، فکشن، کلچر، کرنٹ افیئرز، سائنسز، سیاسیات، تاریخ، طب، انجینئرنگ اور کمپیوٹر سمیت قریب ہر موضوع و مضمون کی کتب صارفین کو مہیا کرتے ہیں، جبکہ روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں نئی کتابیں پہلے سے موجود سٹاک میں شامل کی جاتی ہیں. سعید بک بینک کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ سن 1955 میں پشاور کے قصہ خانی بازار سے شروع ہوا اور بعد ازاں یہ بک شاپ اسلام آباد میں بھی بنائی گئی. بانی سعید بک بینک سعید جان قریشی کے بیٹے اکبر سعید اور احمد سعید اب یہ کاروبار چلاتے ہیں. اکبر سعید پشاور میں ہوتے ہیں جبکہ احمد اسلام آباد کا کام دیکھتے ہیں. دراصل یہ ایشو کتابوں کی کسی ایک دکان سے جڑا ہوا نہیں ہے بلکہ کتابوں کی مہنگائی کا مسئلہ بھی کافی پیچیدہ ہے اور ہمارے حل طلب دیرینہ قومی مسائل میں سے ایک ہے. اس کے حل تک پہنچنے سے پہلے ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ کتب بینی نے اور کتابوں نے کیا فاصلہ طے کیا ہے. انسانی شعور کے ارتقاء کا سفر ہمیں بتاتا ہے کہ انسان پہلے درختوں کے پتوں اور چمڑے کے ٹکڑوں پر لکھائی کیا کرتا تھا، جبکہ اس سے بھی پہلے کے دور میں انسان پتھروں پر اپنا کلام کندہ کیا کرتا تھا. پھر کاغذ ایجاد ہوا، اس پر کتاب لکھنے لگے، جبکہ یہ چھاپہ خانہ کی ایجاد اور ای بکس وغیرہ کا اجرا تو سب دور جدید اور دور حاضر کی باتیں ہیں. جن اقوام عالم نے اس ٹیکنالوجیکل ترقی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کتاب کلچر کو عام کیا ہے ان میں مرکزی مثال امریکہ کی ہے، جہاں ایک اندازے کے مطابق ہر سال 3 لاکھ سے زائد کتابیں چھپتی ہیں اور ہر کتاب کا ہر ایڈیشن 10 لاکھ تک کی تعداد میں چھاپا جاتا ہے، جبکہ پاکستان میں ہر سال 45,000 کتابیں چھپتی ہیں جن میں زیادہ تر درسی کتابیں ہوتی ہیں اور کسی کتاب کا ایڈیشن 1,000 یا 2,000 سے زیادہ نہیں چھاپا جاتا. درس و تدریس کے علاوہ جو کتابیں پاکستان میں چھپتی ہیں ان کے موضوعات بھی زیادہ تر شاعری، کھانا پکانا، سیاست، بچوں کی کہانیوں اور مذہب پر مشتمل ہوتے ہیں. پاکستان میں اوسطاً سالانہ فی کا صرف 6 پیسے کتابوں کی خریداری کی مد میں خرچ کیے جاتے ہیں. اگر ایشیا کی بات کریں تو سب سے زیادہ کتابیں بھارت میں پڑھی جاتی ہیں. ایشیا کے وہ ممالک جن میں سب سے زیادہ کتابیں پڑھی جاتی ہیں ان کی لسٹ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. سن 1947 میں قیام پاکستان سے پہلے تک لاہور کتب خانوں اور لائبریری تحریک کا مرکزی شہر تھا، لیکن مسلمانوں میں تعلیم کا رجحان باوجود کم تھا.
इस वक्त पाकिस्तान भर में छोटी बड़ी कुल मिलाकर 4500 लाइब्रेरीज मौजूद हैं। लाहौर में 6 मरकजी लाइब्रेरियां हैं। कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी वाक़या बाग-ए-जिना, मॉडल टाउन लाइब्रेरी, दयाल सिंह ट्रस्ट लाइब्रेरी, पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी, डिफेंस पब्लिक लाइब्रेरी और चुगताई पब्लिक लाइब्रेरी। इन लाइब्रेरीज के मेंबरान की कुल तादाद कमोबेश 1,17,000 है, जबकि इन लाइब्रेरीज में मौजूद किताबों की कुल तादाद 6,13,478 है। रोजाना 2,500 से 3,000 तिश्नगान इल्म इन लाइब्रेरीज का रुख करते हैं। सूबा पंजाब में कुल 1,033 लाइब्रेरीज हैं, जिनमें 550 कॉलेजेस की और 150 यूनिवर्सिटीज की लाइब्रेरीज हैं, जबकि बाकी लाइब्रेरीज लोकल गवर्नमेंट्स के ज़ेरे एहतमाम काम करती हैं। अब जरा मवाजना कर लीजिए कि तुर्की में 32,000 से जायद लाइब्रेरियां हैं, जबकि अमेरिका की सिर्फ एक येल यूनिवर्सिटी में तमाम मुस्लिम दुनिया से ज्यादा किताबों का जखीरा मौजूद है। येल में 1.5 करोड़ किताबों का जखीरा दस्तयाब है। दरअसल पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क बन चुका है और इसकी कमोबेश 24-25 करोड़ आबादी में 60% लोग इस कदर खानदा हैं कि वो सिर्फ अपना नाम लिखना जानते हैं, जबकि 1% से भी कम लोग ऐसे हैं जो अंग्रेजी रवानी के साथ पढ़ सकते हैं। इंतहाई कम शरह खानदगी, कमज़ोर कुव्वत खरीद, कागज़ की कीमत में मुसलसल इजाफा और सरकारी लाइब्रेरियों की तबाहाली जैसे गंभीर मसाइल के शिकार पाकिस्तान में ज़्यादातर हल्के फुल्के मौज़ूआत का मुतालिया किया जाता है। पाकिस्तान में फिक्शन, शायरी, सफ़रनामे, सवाने, तारीख़ी वाक़यात, मालूमात आमा, रिटायर्ड सिविल और फौजी अफसरों की याददाश्तें और दुनिया की मकबूल तरीन किताबों के तराजुम के मुताले ज़्यादा दिलचस्पी से किए जाते हैं और संजीदा मौज़ूआत पर कुतुब पढ़ने वालों की तादाद निहायत कम है। कारी फेस वैल्यू पर किताबें खरीदने पर मजबूर हैं। लिखने वाले को मुनासिब मुआवजा नहीं मिलता और पब्लिशर्स को आढ़तियों जैसे रुपए रखने वाले कुतुब फरोशों का सामना रहता है, जो इल्म के फैलाव के कॉज के लिए बिना कुछ खास मेहनत किए ही 50 से 60% मुनाफा कमा लेते हैं। दुनिया भर में इंटरनेट के जरिए भी किताबों को पढ़ने का रुझान बहुत ज्यादा रिवाज पकड़ रहा है, मगर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। अगर आज दुनिया में देखा जाए तो ज्यादातर लोग ई बुक्स पर शिफ्ट कर चुके हैं। अंग्रेजी की जो भी किताब छपती है, कागज पर छपती है, उसकी ई बुक मौजूद होती है और इसके साथ साथ जितनी पुरानी कुतुब अंग्रेजी जुबान में मौजूद हैं उनको भी ई बुक्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारी बहुत सी नायाब कुतुब हैं जिनको सही तौर पर ई बुक्स में कन्वर्ट नहीं किया गया। एक राइटर एक किताब लिखता है, उसके पीछे कितने घंटों की मेहनत होती है, उसकी सोच, उसको लिखना, उस एक एक फिक्रे को क्राफ्ट करना, उसको लिखना, उस सोच का उस जगह पर फोकस होना और फिर एक रवानी के साथ, एक रब्त के साथ एक ख़ास मौजू के ऊपर कोई तहरीर लिखना और पूरी किताब एक मौजू के ऊपर तहरीर करना एक बहुत तकलीफ दह मरहला और बहुत मेहनत तलब मरहला है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे यहाँ जो राइटर्स हैं, जो मुसन्निफ हैं, उनको सही मुआवजा नहीं मिलता, उजरत नहीं मिलती, जिसकी वजह से बहुत ही डिस्करेजमेंट है। नए राइटर्स आ नहीं रहे जो कि उर्दू ज़ुबान में लिखते हों, और जब एक ज़ुबान में अदब या किसी भी और मौजू पर किताबें तख्लीक नहीं की जाती तो आहिस्ता आहिस्ता वो ज़ुबान की तनज़्ज़ुली का और ज़वाल का ज़रिया बन जाती है। उर्दू और पाकिस्तान में मुतालिया एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। आप अगर पब्लिशिंग हाउसेस के पास जाएं तो वो भी आपको ये बताते हैं कि यहाँ पर कुतुब इतनी थोड़ी छपती हैं। मसलन अगर एक किताब की 1,00,000 कॉपीज़ या 10,000 कॉपीज़ छापी जाएं तो ओवरऑल कॉस्ट एक किताब के ऊपर कम आती है। यही वजह है कि हिंदुस्तान में और बाकी मुल्कों में किताबें सस्ती हैं। इसके अलावा टैक्सेशन है, बिजली की बहुत ज़्यादा महंगाई है, लोगों की तनख्वाहें हैं, इस तमाम चीज़ें, और हुकूमत ने कोई रिबेट नहीं दिया हुआ, कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है जिसके थ्रू इस चीज़ को आम किया जा सके। इसके अलावा एक और फिनोमिनन जो दुनिया में बहुत आम है वो ऑडियो बुक्स का है। अब जो कोई भी नई किताब आती है उसका ऑडियो बुक वर्जन भी साथ लॉन्च होता है।
لیکن ہمارے ہاں یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ جو وائس اوور آرٹسٹ، کیونکہ میں خود ایک وائس اوور آرٹسٹ ہوں، مجھے علم ہے کہ اول تو لوگ اس کو ایک کرافٹ سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور اگر سمجھ بھی لیں تو بہت سے لوگ آپ سے کام کرواتے ہیں اور آپ کو معاوضہ نہیں دیتے، اور اگر دیتے بھی ہیں تو وہ آپ کی محنت سے مطابقت نہیں رکھتا۔ یہ تمام وجوہات ہیں جس کی وجہ سے پاکستان میں کتب بینی کا رجحان بہت کم ہو چکا ہے، اور باقی رہی صحیح کسر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز نے پوری کر دی ہے۔ لوگ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز، ٹک ٹاک پر، انسٹاگرام پر، فیس بک پر آ کر کوئی ایک ٹھمکا لگا کے مشہور ہو جاتا ہے، اور کوئی صرف یہ کہہ کر مشہور ہو جاتا ہے کہ پارٹی ہو رہی ہے۔ یہ تمام چیزیں نوجوان نسل کو بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ان کتابوں کو چھوڑ کر ان سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی طرف راغب ہیں۔ یہ جنگ قارئین کی اور کتابیں لکھنے والوں کی، پبلش کرنے والوں کی، بیچنے والوں کی، اگر آپ میرا نظریہ جانیں تو میرے خیال میں یہ دونوں بہت قیمتی ہیں، اور اس معاملے میں چاہے کتاب بیچنے والا ہو یا کتاب پڑھنے والا ہو، دونوں کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ سعید بک بینک، میرا اپنا بھی تجربہ ان کے ساتھ ایسا ہی رہا ہے۔ وہاں پر لوگ ایسا لگتا ہے کہ جیسے تھوڑے سے مغرور ہیں، ان کا رویہ تھوڑا سا باقی لوگوں سے سخت ہے، مختلف ہے، لیکن وہاں سے اگر آپ کو کوئی باہر کی کتاب چاہیے، آپ ان کو جا کے بتائیں، قیمت وہ بالکل آپ سے لیتے ہیں لیکن آپ کو منگوا دیتے ہیں۔ یہ ایک فائدہ ہے، وگرنہ واقعی ان کو اپنے رویے پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اس قسم کا رویہ اور جو انہوں نے موقف اختیار کیا ہے، کوئی بھی پڑھا لکھا انسان یہ نہیں کہے گا کہ مجھے یہ کتاب 500 روپے کی ہی چاہیے۔ مجھے ان کا موقف جو رؤوف کلاسرا صاحب کی زبانی بیان ہوا ہے، اس میں صداقت دکھائی نہیں دیتی، اور خواجہ صاحب کے بیانیے میں مجھے وزن دکھائی دیتا ہے۔ بہرحال گزارش یہی ہے کہ کتاب لکھنے والے ہوں، کتاب پبلش کرنے والے ہوں، کتاب بیچنے والے ہوں کہ کتاب پڑھنے والے ہوں، آپ لوگ بہت کم ہیں اس پورے پاکستانی معاشرے میں، اس لیے مل کر بیٹھیے اور تحمل سے کام لیجئے، اور کوشش کیجئے اور کام کیجئے کہ پاکستان میں پڑھنے کا، مطالعے کا، کتب بینی کا رجحان ذرا سا ترقی پکڑے، اس طرف لوگ راغب ہوں اور کتابیں بکیں اور پڑھی جائیں۔ امید ہے آپ کو آج کا پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔